ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस राजस्थान के कुलपति और अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर संदीप मिश्रा। नमस्कार। कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देश दुनिया में कोरोना की रफ्तार कुछ धीमी सी पड़ रही है, लेकिन भारतवर्ष की, अपने देश की बात करें तो कोरोना की रफ्तार में थोड़ी सी तेजी आई है और 14 राज्यों को जो है एक अलर्ट भी केंद्र सरकार ने घोषित किया है कि उन्हें थोड़ी सतर्कता बरतने को कहा गया है। हम भी देख रहे हैं पिछले कुछ वक्त से कोरोना के मामलों में थोड़ी रफ्तार पकड़ी है और मामले बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि बदलता मौसम है या फिर लोगों ने एहतियाती उपाय जो हैं उन्हें कम कर दिए हैं, या मान के चल रहे हैं कि कोरोना से हमें अब कुछ खास होने वाला नहीं है क्योंकि हमने जो है बूस्टर डोज लगवा ली है या हमने डोजेस और पूरी तरह से कर लिए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से मामले अभी भी आ रहे हैं कुछ राज्यों के अंदर, और उन्हीं को चलते हुए एक बार फिर हमने अपने इस कार्यक्रम को उतनी ही तवज्जो दे रखे हैं जितनी हम पहले दिया करते थे। और उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम में आप कोरोना से संबंधित सवाल हमसे पूछेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या कुछ हम कर सकते हैं, क्या कुछ हमें करना चाहिए कि कोरोना की जो रफ्तार है वो उतनी तेजी से ना पकड़े और हम अपने आप को पूरी तरह से बचा के रखें। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ डॉक्टर संदीप मिश्रा कुछ देर बाद जुड़ेंगे और संदीप मिश्रा जी के साथ हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे रिगार्डिंग कोरोना और उससे बचने के उपाय। अपने श्रोताओं को बता दें कि अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं। फोन के साथ साथ आप हमें सोशल मीडिया पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। जहां तक वैक्सीनेशन की बात है तो भारत ने एक अपना आंकड़ा पूरा कर लिया है, लेकिन उसके बाद भी हर घर दस्तक अभियान को एक बार फिर शुरुआत की गई है, जिसमें बूस्टर डोज जो है वो लगाई जाएगी घर घर जाकर। जहां तक बूस्टर डोज का सवाल है तो प्रेफरेंस दी जा रही है कि जितने भी बुजुर्ग लोग हैं जिनकी उम्र काफी हो चुकी है, जो कोरोना से ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, उनको कोरोना की तीसरी डोज, जिसे हम बूस्टर डोज कह रहे हैं, वो दी जाए और फिर उन तमाम लोगों को बूस्टर डोज दी जाए जिन्हें 2 डोज पहले लग चुकी हैं। एक और बात मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा अपने सुनने वालों के लिए कि वैकेशंस के बाद, छुट्टियों के बाद एक बार फिर स्कूल खुल रहे हैं और कोरोना के मामलों में थोड़ी सी रफ्तार जो है वो बढ़ गई है। और जब इस तरह की बातें होती हैं तो एक डर सा लगता है और एहतियाती जो उपाय होते हैं हमें उनको थोड़ा सा और तेजी से अपने आप को बढ़ाना चाहिए ताकि हम कोरोना से अपने आप को बचाए रखें। उसमें हाथ धोना और लगातार जो है अपने आप को जो है कोरोना से बचाए रखने के लिए मास्क लगाना जो है वो बहुत जरूरी है, जिसे हमने अब पूरी तरह से नकार दिया है। हालांकि अभी भी कुछ एक जगहों पर, सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनते कुछ लोग नजर आते हैं, लेकिन आमतौर पे देखा जा रहा है कि जितने भी समारोह हो रहे हैं, शादीज हैं, पार्टीज हैं, वहां पे कोरोना के जो एहतियाती उपाय हैं, मास्क हैं, वो बिल्कुल नहीं लगाए जा रहे हैं। शायद यही कारण है कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में देश में जो नए केसेस हैं, जो नए मामले हैं, वो 21% के आसपास बढ़े हैं। महाराष्ट्र की बात की जाए तो उसमें 47% का इजाफा हुआ है। एक्टिव केसेस जो हैं वो 25,481 हैं। केरल में हालांकि थोड़ी सी कमी आई है, 7% की कमी आई है, लेकिन वहां पर भी कोरोना के मामले बढ़े हैं। तमिलनाडु के अंदर 2% का इजाफा हुआ है कोरोना के मामलों को लेकर, और कर्नाटक सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहा है, जहां पे 57% जो है अचानक कोरोना के मामलों में वृद्धि हुई है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी 37% का इजाफा हुआ है कोरोना के मामलों में। इसका मतलब यह है कि ये कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें कोरोना को लेकर उतने लोगों में जागरूकता होने के बावजूद भी मामलों में कमी नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा समझ में आता है कि कोरोना को लेकर हम उतने आशंकित और जैसे कहना चाहिए कि हम उतने अलर्ट नहीं रह पा रहे हैं। केरल है, महाराष्ट्र है, उसके बाद तमिलनाडु है, बंगाल है, दिल्ली में भी संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो तेजी से बढ़ रहा है। और इस बीच ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 7 से 12 साल के बच्चों के लिए कोवैक्स वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, और ये जो वैक्सीन है जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SII ने बनाई है।
इसके अलावा भी ये वैक्सीन एक और आई है जो कि mRNA वैक्सीन है, इसको भी मंजूरी दी गई है। बायो फार्मास्यूटिकल्स की 2 डोज की mRNA वैक्सीन है। ये वैक्सीन अभी 18 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों को ही लगाई जाएगी। और इसके बाद अगर हम बात करें कि पिछले 24 घंटे में, तो जैसा कि मैंने कार्यक्रम के शुरुआत में ही आपको कहा कि 21% जो हैं वो केस बढ़े हैं। और कल की बात करें तो देश में 14,258 लोगों की बहुत बड़ी संख्या है। 14,258 लोगों की जो संख्या है वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 11,468 ये एक आंकड़ा हमारे सामने आ रहा है जो संक्रमण से ठीक हुए लोग हैं। और कोरोना से जो संक्रमित लोगों की जो जान गई वो 3 लोगों की जान गई है। हालांकि अब मृत्यु दर में कमी है, 30 लोगों की मृत्यु है, लेकिन हमें उस आंकड़े को छूना है जहां एक भी व्यक्ति कोरोना से जिसकी मृत्यु न हो। सोमवार को थोड़ा और पीछे चलते हैं, करीब 11,793 नए मामले आए थे जो रविवार के मुकाबले में 32% कम थे। नए केस के मामले में बात करें तो कोरोना के महाराष्ट्र और केरल ये 2 ऐसे राज्य हैं जो सबसे आगे हैं। वो लगातार बढ़ोतरी उनमें जारी थी। हम अगर बात करें पिछले 2 साल पहले की भी बात करें, जब से हमने इस कार्यक्रम को शुरुआत की थी, तब भी लगातार महाराष्ट्र और केरल एक 2 राज्य थे जो ने लगातार जो मामले इनमें कोरोना के आ रहे थे। बहरहाल चर्चा हम इस पे जारी कर रखेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर संदीप मिश्रा, आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर संदीप, शायद कनेक्शन नहीं जुड़ पा रहा है डॉक्टर संदीप से लाइन पे। नहीं, आवाज आ रही है? आ रही है। डॉक्टर संदीप हमसे जुड़ चुके हैं। डॉक्टर संदीप, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। डॉक्टर संदीप, कार्यक्रम की शुरुआत में मैं चर्चा कर रहा था अपने सुनने वालों के लिए कि हेलो, आप सुन पा रहे हैं? ठीक से नहीं सुन पा रहा। आप एम आई क्लियर? आप ठीक है? आप तो क्लियर है। हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है, बहुत क्लियर आ रही है संदीप जी। संदीप जी, केसेस में कुछ इजाफा हुआ है, कुछ मामले बढ़ रहे हैं। अब अचानक जब हम ये मान के बैठे हुए थे कि कोरोना की रफ्तार बहुत धीमी हो चुकी है, कोरोना का ग्राफ बिल्कुल नीचे जा रहा है, अब ये अचानक केस कैसे बढ़ने लगे हैं? कहाँ कुछ कमी या कहाँ कुछ कोताही नजर आती है? देखिए, 2 चीज है। एक तो ये है कि लोगों ने अपने प्रिकॉशंस वगैरह बिल्कुल छोड़ दिए हैं, ये सोचकर कि अब तो ये कोरोना खत्म हो गया है। तो जो सोशल डिस्टेंसिंग था, मास्क वगैरह का यूज था और बाकी जो हाथ की सफाई वगैरह रखने वाली बातें थी, वो सब लोगों ने जो है वो करीब करीब कम्प्लीटली छोड़ दिया है। अब खुद देखेंगे, बाहर जाए देखेंगे लोग अब मास्क वगैरह नहीं लगा रहे हैं। इवन जो ग्रुप है वहाँ पे भी नहीं लगा रहे। एक तो ये है जी। दूसरी चीज ये है कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन भी लिया और उसके बाद अगर सेकेंड डोज की जरूरत है या बूस्टर डोज की जरूरत है, उसमें क्या है कि लोग प्रॉपरली ले नहीं पा रहे हैं। वो लिया नहीं है उन्होंने, किसी वजह से उनको उसकी आवश्यकता नहीं लगी, तो उन्होंने या तो वो सेकंड डोज नहीं लिया या बूस्टर नहीं लिया। उस वजह से वही थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो लोग अब फिर से जो है ससेप्टेबल हो गए और रिस्क पे आ गए हैं, क्योंकि उनका असर पुरानी वाली डोज पर खत्म हो गया और नई डोज ली नहीं। जी डॉक्टर साहब, चर्चा हम इस पे जारी रखेंगे। श्रोताओं, अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप फोन कर सकते हैं 23421764। फोन नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 23421764। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 जरूर लगाएं। हमारे साथ इस समय डॉक्टर संदीप जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संदीप, लखनऊ का रुख करते हैं, वहां से मोहम्मद आरिफ कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। आरिफ जी, स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार। नमस्कार आरिफ जी, क्या जानना चाहते हैं? जी सर, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा आता है। हमेशा मैं इसका रेगुलर लिसनर हूँ जी, और मैं सुनता हूँ और अपने जो भी बातें अच्छी लगती हैं उनको अपनाने की कोशिश भी करता हूँ। सर, डॉक्टर साहब से आज हमारा ये खास सवाल ये है कि अभी मैं पेपर न्यूज में और आपके रेडियो पे समाचार सुनता हूँ, तो इसमें आता है कि 13-14 राज्यों में
कोरोना का कुछ ज्यादा मतलब प्रकोप होने लगा है जी। तो हम ये जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब से, आखिरकार ये कारण क्या है कि दोबारा फिर से बढ़ने लगता है, जबकि हम लोग ये वैक्सीन वगैरह भी लगवा चुके हैं और इसका प्रकोप खत्म नहीं हो रहा है। तो हम लोगों की कहाँ चूक हो जाती है कि हम लोग कहाँ लापरवाही करते हैं, तो जिसके कारण ये कोरोना नहीं जा रहा है। इसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं? डॉक्टर संदीप, लगभग वही प्रश्न है जिस पे हम चर्चा कर रहे थे, तो हम एक बार फिर आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि क्या कुछ ऐसा हो रहा है कि मामले बढ़ रहे हैं। देखिए, आपने नोटिस किया होगा कि जो ये कोरोना है वेव्स में आता है, कभी एकदम से बढ़ जाता है, फिर कम हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद फिर बढ़ जाता है, फिर कम हो जाता है। एक साइकिल सी चलती रहती है। अब उसका रीजन ये है साइकिल का कि नंबर 1 तो ये है कि जैसे ही केसेस कम होते हैं तो लोग अपने पूरे प्रिकॉशन छोड़ देते हैं, सारे आप मास्क वगैरह पहनना बंद कर देते हैं, बड़े बड़े जो ग्रुप्स में जाते हैं और ध्यान नहीं रखते किसी भी तरह का, हाथ का भी जो सैनिटेशन है वगैरह नहीं रखते हैं। तो एक तो ये वजह होती है कि फिर वो वापस से रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब सारे प्रिकॉशन छूट जाते हैं। दूसरी चीज जैसे मैंने बताई थोड़ी देर पहले कि जो वैक्सीन है वो एक टाइम पे उसको, जो एक वैक्सीन लेने से फायदा नहीं है, उसके बाद में जो सेकेंड डोज है या जो बूस्टर डोज है वो नियमित टाइम पे लेना जरूरी है, नहीं तो एक डोज का कोई असर नहीं आएगा। अब कॉमनली ये देखा गया है कि लोग एक डोज ले लेते हैं तो केसेस कम हो जाते हैं, तो अपना दूसरा डोज ही नहीं लेते, या फिर जब वो 2 डोज ले लेते हैं उसके बाद जब उनका बूस्टर का नौबत आती है तब तक क्योंकि केसेस कम हो गए हैं तो वो भी उनकी भी लापरवाही हो जाती है और वो अपने बूस्टर की डोज नहीं लेते। तो ये 2 विशेष कारण है जिसकी वजह से ये होता है। तीसरा ये भी है कि जो कोरोना जो है एक वायरस है जो कि अपना प्रकृति चेंज करता रहता है, तो जो है वो शुरू जैसे करता है उससे थोड़ा बदल जाता है, फिर थोड़े दिन बाद और बदल जाता है, तो समय के साथ साथ वो करीब करीब पूरा बदल चुका होता है। तो जो पुरानी वैक्सीन का जो असर होता है वो कम होने लग जाता है, साथ में जो पुरानी इम्यूनिटी भी होती है वो भी कम पड़ जाती है। तो ये जो 3 कारण है मुख्यतः जिनके वजह से ये केसेस बढ़ जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, चर्चा जारी रखेंगे। दिल्ली से हमारे नियमित श्रोता हैं धर्मवीर जी, वो हमसे जुड़ चुके हैं अपनी जिज्ञासा अपने प्रश्न के साथ। धर्मवीर जी, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार। हाँ नमस्कार धर्मवीर जी, क्या जानना चाहते हैं? नवीन जी नमस्कार, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये मुझे जानकारी पूछनी है, एक पेशेंट की हार्ट की प्रॉब्लम होने पर उसका हार्ट की नस भी फट जाती है, अगर ब्लॉक हो जाते हैं बताते हैं तो स्टंट डलते हैं, तो नस उनकी फट गई थी और फटने के बाद जब उनको ट्रीटमेंट किया गया एम्स में तो 2 छल्ले पड़े, 2 स्टंट डले। तो ऐसा एक नस फटने से क्या हार्ट में 2 स्टंट डलते हैं क्या? इसके लिए थोड़ा जानकारी देंगे। और दूसरी एक छोटी सी बात और मैं पूछना चाहूंगा कि गवर्नमेंट की तरफ से भी थोड़ा कड़ाई बरतनी चाहिए, जैसे अभी जो नए केस आने शुरू हुए हैं जो आप अभी चर्चा कर रहे हैं, तो इसके लिए दोनों तरफ से ही थोड़ा सा सख्ती होनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, पहला सवाल कोरोना से थोड़ा सा हटके, लेकिन इनकी जिज्ञासा के बारे में आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि क्या जानना चाहते हैं। हाँ देखिए, इनकी 2 चीज है जो हार्ट की नस में कॉमनली ब्लॉक हो जाते हैं। जी। तो ब्लॉक को खोलने के लिए स्टेंट को यूज करा जाता है ताकि वो जो ब्लॉक है वो खोला जा सके। जी। अब ब्लॉक जो है एक हो सकता है, मतलब हार्ट में 3 बड़ी नसें हैं। जी। और उनमें से एक नस में ब्लॉक हो सकता है, या 2 नसों में ब्लॉक हो सकता है, या 3 नस में ब्लॉक हो सकता है। और एक नस में भी एक जगह ब्लॉक हो सकता है, 2 जगह ब्लॉक हो सकता है, 3 जगह ब्लॉक हो सकता है। तो ये हर जो इंसान है, जो मरीज है, उसके अपनी अपनी ब्लॉकेज होती है। वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और उससे ज्यादा भी हो सकती है। तो कितने स्टेंट डलेंगे वो इस बात पर डिपेंड करता है कि कितने ब्लॉक हैं। अगर एक ही ब्लॉक है तो एक ही स्टेंट डलेगा, अनलेस कि वो ब्लॉक बहुत ही लंबा है कि एक स्टेंट से कवर नहीं हो सकता, तो 2 स्टेंट भी लग सकते हैं एक ही ब्लॉक के लिए। और अगर एक से ज्यादा ब्लॉक है तो फिर हो सकता है कि ज्यादा स्टेंट लग जाए। कभी कभी ये भी हो सकता है कि 2 ब्लॉक पास है तो एक लंबे स्टेंट से ही काम चल गया। तो डिपेंड करता है कि कितने ब्लॉक है और वो कैसे कवर हो सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, इनका मेन प्रश्न, ज्यादा भी स्टेंट लग सकते हैं। हाँ। और दूसरी बात जो उन्होंने पूछी थी कि कभी कभी जब ब्लॉक को खोलने की कोशिश करते हैं तो नस फट सकती है। जी।
वो जो एंजियोप्लास्टी का जो ऑपरेशन होता है उसके दौरान ऐसा हो सकता है कि नस फट जाए। तो उसमें क्या होता है कि एक अलग तरह का स्टेंट आता है जिसको कहते हैं कवर्ड स्टेंट जी। तो वो उसको फटी हुई नस को कवर करने के लिए यूज करते हैं। एक कवर्ड स्टेंट भी यूज हो सकता है या एक से ज्यादा भी स्टेंट यूज हो सकता है जी। धर्मवीर जी, हमें उम्मीद है कि आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं एक प्रश्न और जोड़ना चाहता हूँ, इनका मुख्य रूप से जानना था कि क्या एक ही नस में 2 स्टेंट पड़ सकते हैं क्या? हाँ, मैंने बताया जैसे कि एक नस में अगर 2-3 जगह पे ब्लॉक है तो वो इंडिविजुअली उन ब्लॉक को कवर करने के लिए, खोलने के लिए 2-3 स्टेंट लग सकते हैं जी। दूसरी सिचुएशन ये हो सकता है कि अगर एक ही नस में बहुत लंबा ब्लॉक है जो कि एक स्टेंट से कवर ही नहीं हो सकता तो फिर 2 स्टेंट पड़ सकते हैं जी। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत। श्रोताओं, अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, फोन कर सकते हैं 23421764। फोन नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 23421764। दिल्ली से बाहर हैं तो 011 जरूर लगाएं। दिल्ली से संजय हमसे जुड़ चुके हैं अपने प्रश्न के साथ, अपनी जिज्ञासा के साथ। संजय जी, स्वागत है आपका। हेलो हेलो। शायद संजय जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम उनसे बाद में कनेक्ट करेंगे। डॉक्टर साहब, बूस्टर डोज के सवाल पर हम एक बार फिर आते हैं। किसी भी व्यक्ति को, इंडिविजुअल को कैसे पता चलेगा कि अब उसे बूस्टर डोज लगवा लेनी चाहिए या उसे बूस्टर डोज की जरूरत है या उसमें इतनी एंटीबॉडीज हैं? डॉक्टर साहब संजय हमसे जुड़ चुके हैं, पहले उनसे बात कर लेते। संजय जी, स्वागत है आपका। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार संजय जी। सर, दरअसल ये कोरोना का जो मामला है ये अगर वाकई में ये बीमारी है ना, पहले कोई भी जब बीमारी आती है तो वैक्सीन वगैरह की जब भी बात होती है, ये पूरे देश भर में वैक्सीन की बात होती है। जैसे पोलियो आया या और भी टीके आए, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट इसको लिए इसने सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ये अनिवार्य नहीं है, किसी की मर्जी है लगवाए या ना लगवाए, है ना। और फिर दूसरी बात ये है कि डॉक्टर भी कुछ मुझे इसमें पूरी तरीके से ठीक ठाक नहीं लग रहे हैं। कई बार मुंबई में एक मेरा भाई था, वहाँ पर उसको कोरोना बताया गया, एक छोटी सी बीमारी को। जब बिहार में हम गए तो उसको कोई ऐसी बीमारी कुछ भी ऐसा मामला नहीं था। तो ये चक्कर क्या। और एक आप लोगों की हेल्पलाइन है कोरोना की 1075 शायद कुछ करके है, वहाँ पे हम कुछ सवाल वगैरह कर रहे थे, वो 2-3 बार कॉल मिला तो बाद में कहते हैं कि भैया एक ही सवाल बार बार क्यों करो। जब संजय जी, आपने क्या बूस्टर डोज लगवा ली है या आपके दोनों जो वैक्सीनेशन हो चुके हैं? जी, है ना, आप कोरोना से बचे हुए हैं ना? जी, बच्चे तो हैं सर, ये बात जी सही है ना ये बात। हाँ, तो हम अपने डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, कभी कभी इस तरह से हो जाता है कि जिस तरह से बता रहे हैं कि टेस्ट में कहीं कहीं गड़बड़ आ जाती है कि एक स्टेट में आपको लगता है कि उन्हें लगा कि यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव है, बाद में उन्हें जाके कराया कि वो कोरोना नेगेटिव है। ऐसा क्यों हुआ था या ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, कुछ तकनीकी खराबी हो सकती है जी, जिसमें कि कोरोना जो है पॉजिटिव निशान है वो नेगेटिव आ सकता है जी। पहली बात ये कहते हैं कि नेगेटिव जो रिजल्ट है वो गलत कैसे हो सकता है जी, क्योंकि जो कोरोना के लिए टेस्ट करने के लिए जो डालते हैं स्टिक, और वो ऐसी जगह टच करते हैं जहाँ पे कि कोरोना वायरस मौजूद है जी। कभी कभी सब जगह कोरोना वायरस नहीं मौजूद है, अगर आप उस जगह को टच ही नहीं करेंगे जहाँ पे कोरोना वायरस मौजूद नहीं है तो फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है जी। ये बहुत मतलब मुमकिन है और काफी केसेस में ऐसा होता भी है कि अगर आपने जो डॉक्टर जो जांच कर रहा है कोरोना की, जो भी व्यक्ति कोरोना की जांच कर रहा है, अगर वो बहुत अच्छी से जांच ना करे और उसको प्रॉपरली पूरे एरिया को कवर ना करे तो हो सकता है कि ऐसे एरिया को ही टच करे अपने जांच वाले उससे, इसमें कि कोरोना नहीं है तो वो गलत रिपोर्ट देगा कि कोरोना नेगेटिव है, जबकि वो असल में कोरोना पॉजिटिव हो। और हो सकता है इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हो, जब टेस्टिंग करने गए हो तो वहां से स्पेसिमेन जहाँ से सैंपल लिया हो वहां पे कोरोना हो गया। तो जो टेस्ट होता है कोरोना का, दूसरा होता है एंटीबॉडी टेस्ट, उसमें एंटीबॉडी बढ़ी हुई आ सकती है, वो ज्यादातर केसेस में ऐसे में हेल्प कर सकता है। या अगर प्रॉपर जांच की जाए और ढंग का व्यक्ति जो है उसको प्रॉपरली जांच करे तो वो जो पहले कोरोना नेगेटिव लग रहा था वो कोरोना पॉजिटिव निकल सकता है जी। इंदरभान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपनी जिज्ञासा, अपने प्रश्न के साथ। इंदरभान जी, स्वागत है आपका।
नमस्कार सर, मैं मेरी चौपाल जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ सर। जी इंद्रभान जी, कहिए क्या जानना चाहते हैं? सर, ये बच्चों के लिए फ्लू वैक्सीनेशन कराना क्या अनिवार्य होगा सर? जी डॉक्टर साहब, फ्लू वैक्सीनेशन के जानना चाहते बच्चों के लिए क्या अनिवार्य है क्या? कौन सा वैक्सीनेशन? फ्लू जी देखिए, जो ये जितने वैक्सीनेशन, अगर आप जैसे पहले वाले श्रोता भी कहते थे कि अनिवार्य है, देखिए तो कोई गाइडलाइन ऐसा कोई गवर्नमेंट की रेगुलेशन है कि ये लगवाना ही लगवाना है। ये जितनी भी वैक्सीन है ये अपने प्रोटेक्शन के लिए, प्रिवेंशन के लिए है जी। तो अगर फ्लू से आप बचना चाहते हैं तो फ्लू वैक्सीन लगा लीजिए। अगर आप बचना ही नहीं चाहते तो फिर बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। आपको अगर समझ नहीं पड़ता आपकी फ्लू हो जाए तो कोई बात नहीं, तो मत कराइए। तो अब ये है कि जो फ्लू का जो वैक्सीन है वो बच्चों में भी फ्लू को बचाता है, और जो बड़े होते हैं, ओल्ड एज वाले होते हैं, उनमें भी फ्लू का रिस्क होता है, उनमें भी बढ़ाता है। लेकिन जो ओल्ड एज के व्यक्ति को अगर फ्लू हो जाता है तो उसको, स्पेशली हार्ट का अगर पेशेंट हो तो उसको बहुत रिस्क होता है कि फ्लू होने पर उसका हार्ट फेलियर बढ़ जाए। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को जिसको की कोमॉर्बिडिटी है, जैसे हार्ट फेलियर है या और कुछ अन्य तरह की प्रॉब्लम्स है, जो कि हम ये सोचते हैं कि अगर फ्लू हो गया तो वो झेल ही नहीं पाएगा फ्लू को, उसमें तो अनिवार्य है लगाना। जी, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को, अपने शरीर को कितना बचाना चाहते हैं, उस हिसाब से आपको वैक्सीनेशन लेना चाहिए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। दिल्ली से मुरारी हमसे जुड़ चुके हैं अपने सवाल के साथ। मुरारी जी, स्वागत है आपका। फोन कट गया मुरारी जी का। डॉक्टर साहब, हम बूस्टर डोज पे चर्चा कर रहे थे। बूस्टर डोज जो है, इसमें एक सैंपल जो लिया जाता है वो क्या ज्यादा डोज में लिया जाता है? और नंबर 1 और नंबर 2 कि मुझे कैसे पता चलेगा कि भैया मुझे बूस्टर डोज लेनी है, मैंने जो 2 डोज लगाई थी उनका जो है जो भी उनका इफेक्ट है वो खत्म हो चुका है? देखिए, एक चीज ये होती है कि नॉन चीज है कि आपने अगर एक वैक्सीन लिया तो उसका कुछ समय बाद उसका खत्म हो जाता है। और ऑन एन एवरेज ये मान के चलिए कि 9 मंथ के बाद वैक्सीन जो ली है उसमें जो एंटीबॉडी बनी थी शुरू में वो काफी कम हो चुकी होंगी। इसलिए जो रेगुलेशन है या जो रिकमेंडेशन है कि 9 महीने के बाद में बूस्टर डोज लिया जा सकता है जी। अब लेकिन अगर पक्का चेक करना है या ऑब्जेक्टिव करना है तो फिर एंटीबॉडी टेस्ट से पता लगता है कि अगर एंटीबॉडी टाइटर रेज है तो अभी वैक्सीनेशन की जरूरत हो सकता है ना हो, लेकिन अगर एंटीबॉडी टाइटर बहुत कम हो गया है तो इसका मतलब ये है कि वैक्सीनेशन की जरूरत है जी। बलरामपुर का रुख करते हैं। रिंकी तिवारी जी अपने सवाल के साथ हमसे जुड़ चुकी हैं। रिंकी जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। नवीन सर नमस्ते। जी नमस्कार। और आपके साथ डॉक्टर सर है, उन्हें भी नमस्ते जी। कहिए क्या जानना चाहती है रिंकी जी? जी सर, मेरा ये जानना है कि मैंने सर प्रत्यक्ष ये देखा है कि जो जैसे कहते हैं कि जो बीपी वाले मरीज होते हैं, बट जैसे जिनका लो होता है वो नमक कम खाए, जिनका हाई होता है वो मतलब नहीं जिनका लो होता है वो ज्यादा खाए और जिनका हाई होता है वो कम खाए। ऐसे प्रॉपर मैंने देखा है कि कुछ लोग नमक ज्यादा खाते हैं फिर भी उनका हाई लो लेवल होता है। सर ऐसा क्यों होता है? जी देखिए, ऐसा है कि लो ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं होती, वो तो एक नॉर्मल वेरिएशन होता है। वो लो अगर किसी को है तो वो एक ही संभावना है कि अगर वो दवाई खा रहा है ब्लड प्रेशर की और वो ज्यादा खा ली तो लो हो सकता है, अदरवाइज नॉर्मल लो ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं होती। अब जहां तक हाई ब्लड प्रेशर का सवाल है तो ये देखा गया है कि हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सॉल्ट सेंसिटिव है, जिसका मतलब ये है कि जब वो नमक ज्यादा खाते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर काफी बढ़ जाता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सॉल्ट सेंसिटिव नहीं है तो उनको ज्यादा नमक से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जितना सॉल्ट सेंसिटिव लोगों को फर्क पड़ता है। तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि हाई ब्लड प्रेशर वाला जो या लो ब्लड या जिसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है और वो खूब सॉल्ट खा रहा है लेकिन उसका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा, क्योंकि हो सकता है कि सॉल्ट सेंसिटिव नहीं है। लेकिन ब्लड प्रेशर में 2 कैटेगरीज होती है। एक सॉल्ट सेंसिटिव कैटेगरी होती है जो कि नमक खाने से जिनका ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये 2 ग्रुप होते हैं जी। डॉक्टर साहब, कई बार देखा गया, यूं कहीं कि आमतौर पर देखा गया है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है या ब्लड प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि उन्हें कोई सिम्टम्स ही नजर नहीं आते हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए? कैसे पता करेंगे हमारा बीपी नॉर्मल है या नहीं, और कब कब चेक करना चाहिए और कितनी दफा चेक करना चाहिए? साल में एक बार, महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार? देखिए, एक
दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा इसके बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग आपने सवाल पूछा कि बहुत पहले अमेरिका में एक सर्वे हुआ था जिसमें ये पता चला था कि जितने लोगों को ब्लड प्रेशर होता है, अगर आप 100 लोगों का ब्लड प्रेशर चेक करें तो आधे लोगों को तो पता ही नहीं होता कि उनको ब्लड प्रेशर है। जी। अच्छा, फिर जिन लोगों को पता होता है कि उनको ब्लड प्रेशर है, उनमें से आधे लोग कोई दवाई नहीं खा रहे, ट्रीटमेंट नहीं लेते। बिल्कुल सही। और जो लोग ट्रीटमेंट भी लेते हैं उनमें से सिर्फ आधे लोगों में ब्लड प्रेशर कंट्रोल में होता है और बाकी आधे लोगों में कंट्रोल में नहीं होता। तो कहने का मतलब इंडिया में भी एक सर्वे करा गया था कुछ समय पहले और ये पता चला था कि सिर्फ 10% कम लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है, बाकी 90% का या तो ब्लड प्रेशर उनको पता ही नहीं है या कंट्रोल में नहीं है। जी। तो कहने का मतलब ये बहुत कॉमन चीज है और उसका रीजन ये है कि ब्लड प्रेशर एक लॉन्ग स्टैंडिंग बीमारी है और शुरू में हो सकता है कि कोई ज्यादा सिम्टम नहीं करे। जब वो बहुत दिन रह जाती है तब हो सकता है कि सिम्टम होने शुरू हो जाए। तो इसलिए बहुत जो बीच का गैप होता है जिसमें कि बीमारी तो आ गई है लेकिन अभी सिम्टम नहीं आया है तो वो पिक नहीं होती। जी। अब उसको कैसे हम पिक करें उसका अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है ब्लड प्रेशर के साथ में कि वो एक एज रिलेटेड बीमारी है। जी। मतलब कहने का मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ब्लड प्रेशर का रिस्क बढ़ता चला जाता है। तो अगर 40 साल से ज्यादा की उम्र हो गई है तो कम से कम एक बार जो है साल में या 2 बार ब्लड प्रेशर जरूर चेक करा लेना चाहिए कि कहीं हमारे को साइलेंट ब्लड प्रेशर तो नहीं हो रहा। जी। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है 45 साल में जो ये फ्रीक्वेंसी है ब्लड प्रेशर चेक करने की इसको बढ़ा देना चाहिए। और अगर एक बार ब्लड प्रेशर का शक पड़ गया तब तो फिर बार बार चेक करना चाहिए क्योंकि कई बार जो होता है ब्लड प्रेशर कभी बढ़ जाता है कभी नॉर्मल हो जाता है। तो लेकिन कभी भी अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो वो ब्लड प्रेशर का मरीज माना जाता है बीमारी के हिसाब से। जी। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम के अंत में एक श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं, बहुत संक्षेप में उनके सवाल का हम जवाब से चाहेंगे। महेश शर्मा बड़ौत से। महेश जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं डॉक्टर साहब को भी नमस्कार बोलता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार। और मैं जानना चाह रहा हूँ जी, केस जो है कभी बढ़ रहे हैं कभी घट रहे हैं, ये हमारी लापरवाही या कुछ और है, पता नहीं, कृपा करें। और हमने 3 डोज ले लिए जी, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। डॉक्टर साहब, बहुत वाजिब सा सवाल है इनका और शुरू से हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं। केस बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? कोई 3 कारण है। एक पहला कारण ये है कि सावधानी में ढील हो गई है, लोग सावधानी नहीं रख रहे, मास्क वगैरह नहीं पहन रहे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे, हाथ की सफाई नहीं रख रहे। जी। दूसरी चीज ये है कि जो उनकी जो डोज जो उनको मिली थी उसका हो सकता है ज्यादा टाइम गैप आ गया है तो उसका असर कम हो गया है। अब या तो सेकेंड डोज नहीं ली है या बूस्टर डोज नहीं ली है या किसी ने तो पहली डोज भी नहीं ली जी, तो फिर ऐसे में रिस्क तो बना है। और तीसरी चीज ये है कि जो वायरस है, जैसे आपने सुना कि तरह तरह के वेरिएंट आते जाते हैं। पहले आया था नॉर्मल कोरोना वायरस, फिर डेल्टा वेरिएंट आया था, फिर ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था, अब और तरह के वेरिएंट आ गए। तो वायरस अपनी प्रकृति बदलता जाता है जिसके वजह से वो इम्यूनिटी कम हो जाती है और वो उसको फाइट करने की एबिलिटी जो है इन जो भी लोग हैं उनमें कम रह जाती है, तो वो फिर से इन्फेक्शन उनमें होने का रिस्क हो जाता है। जी। तो कुल मिला के डॉक्टर साहब वही सब सावधानियां जिन्हें हम लगातार पिछले 2 या 2.5 साल से अपने श्रोताओं को, अपने लिसनर्स को बताते आ रहे हैं, आज भी उन्हीं सब पे उन्हें कायम रहना है। मास्क पहनना है, लगातार हाथ धोते रहना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। और जो भी सरकार निर्देश दे रही है, आपको बूस्टर डोज लगानी है, आपको वैक्सीनेशन का कोर्स पूरा करना है, वो आपको पूरा करना है। डॉक्टर साहब, हमसे जुड़ने के लिए, हमसे विशेष राय अपनी साझा करने के लिए और हमारे सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रोताओं। जी शुक्रिया। श्रोताओं, आज के इस अंक में बस इतना ही। कल एक बार फिर हम आपसे जुड़ेंगे एक नए डॉक्टर के साथ। कुछ और सवाल होंगे, कुछ और आपकी जिज्ञासाएं होंगी जिन्हें हम शांत करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस राजस्थान के कुलपति और अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर संदीप मिश्रा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल
न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsgtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।